Hello everyone, most welcome to our channel Non-Fictional Mysteries। पाकिस्तान लाहौर में एक मर्डरर को बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग सजा सुनाई गई। जज ने यह डिसाइड किया कि उसकी बॉडी को 100 पार्ट्स में काटा जाएगा और फिर एसिड में उसकी बॉडी को डुबाकर स्ट्रीट पर रखा जाएगा ताकि सारे लोग इसे देखें। ये मर्डरर कौन था? What could he have done? ऐसा क्या किया होगा इस मर्डरर ने जो इसको इतना ज्यादा पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जा रहा था? इतना क्रूर निर्दयी पनिशमेंट के पीछे क्या वजह होगी? सो लेट्स लर्न लिटिल मोर अबाउट दिस केस रिवॉल्विंग अराउंड जावेद इकबाल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। सो लेट्स बिगिन। आप क्या समझते हैं कि वाकई उसने 100 बच्चों को कत्ल किया था? कभी भी नहीं मैं इस बात पे यकीन करता। वो कोई उसके ऊपर किसी चीज का साया था। एक बुजुर्ग ने कहा था कि ये बंदा बड़ा नाम पैदा करेगा, बड़ा नाम पैदा करेगा, चाहे बुराई में करे चाहे अच्छाई में करे। उसको किसी ने कहा कि भाई तुम इतनी तेजी से जो पैसा खर्च कर रहे हो, कल को तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे? तो उसने कहा मुझे जिंदगी गुजारने की जरूरत क्या है, मैं पिस्तौल पकड़ूंगा, कन पट्टी पे रखूंगा, गोली मारूंगा। बिगिनिंग ऑफ दिसंबर 1999 पाकिस्तान लाहौर के एक मेन डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में एक पैकेज आता है along with one letter and one डायरी, जिसमें जावेद इकबाल नामी एक आदमी ने ये कन्फेस किया कि उसने 100 से ज्यादा लड़कों का रेप और कत्ल किया है। बट एट फर्स्ट पुलिस डिड नॉट बिलीव इट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑर्डिनरी लुक्स एंड इनोसेंट फेस। जावेद इकबाल एक सिंपल लुकिंग मिडिल एज मैन था जिसके लुक्स बेहद साधारण से थे, सो नो वन कैन से ही कुड बी अ मर्डरर। फिर जब पुलिस ने उसकी ये बात नहीं मानी तो उसने सेम लेटर और डायरी एक न्यूज़पेपर को भेजा। ऑन 27 ऑफ दिसंबर 1999 पाकिस्तान लाहौर के जंग अखबार को ये लेटर मिला जिसमें मर्डरर ने ये एडमिट किया था कि उसने 100 से ज्यादा बच्चों के साथ में जिस्मानी ज्यादती और उनका खून किया है। खून कैसे किया है, कहाँ किया है और क्यों किया है, ईच एंड एवरी डिटेल वॉज मेंशन इन दैट डायरी। इवन उसने उन मासूम बच्चों के जूते, चप्पल, कपड़े और फोटोज, हर एक चीज की डिटेल्स मेंशन की। छोड़ दिया तो उसने जंग अखबार को वही लेटर पार्सल कर। उस खत में जो मैंने देखा तो वजनी था। अकॉर्डिंग टू अ न्यूज चैनल रिपोर्ट ये डायरी टोटल 32 पेजेस की थी which contain many horrifying things. He also mentioned address of his house, वो घर जहां पर उसने ये सारे जुर्म किए थे। मामला 100 बच्चों के कत्ल का था। लेटर को न्यूज़पेपर में पब्लिश करने से पहले उस लेटर की जांच होना बेहद जरूरी था, इसलिए न्यूज चैनल अथॉरिटी ने अपने एक जर्नलिस्ट को उस दिए हुए एड्रेस पर क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भेजा। लेटर में जिस घर का जिक्र था वो लाहौर के शादबाग इलाके में रावी रोड का था। जर्नलिस्ट वेंट देयर बट अनफॉर्चुनेटली दैट हाउस वाज लॉक्ड। किसी तरह जर्नलिस्ट घर में दाखिल होता है और घर में एंटर होते ही जर्नलिस्ट को यह एहसास हो गया कि लेटर में लिखी हुई बातें बिल्कुल सच है, क्योंकि पूरे घर से सड़े हुए मांस की स्मेल आ रही थी और घर की दीवार और फर्श खून के धब्बों से सनी पड़ी थी। लेटर में लिखी हुई बातें अब जर्नलिस्ट अपनी आंखों से देख रहा था, जैसे कि बच्चों के बहुत सारे कपड़े, जूते, चप्पल और 2 वाटर ड्रम जो एसिड से पूरी तरह भरे हुए थे। इसकी हालत तब खराब हो गई जब उसे रूम में से सड़ी गली हड्डियां और बच्चों के कंकाल मिलना शुरू हुए। उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। थोड़ी ही देर में शादबाग इलाके के उस घर के पास पुलिस का मचमा लग गया। जब पुलिस घर के अंदर पहुंची और बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया तो पुलिस को घर में से दर्जन भर एसिड के डब्बे और एक बड़ा एसिड ड्रम मिला। इस एसिड ड्रम में से पुलिस को 3 बच्चों के 6 पैर और कुछ बॉडी पार्ट्स मिले जो कि सिर्फ 15 से 16 साल की उम्र के बच्चों के थे। जैसा कि उस डायरी में मेंशन किया हुआ था, एग्जैक्ट उसी तरह पुलिस को हर चीज मिलना शुरू हुई। जावेद इकबाल ने घर के एक कॉर्नर में बच्चों के चप्पल और कपड़े रखे हुए थे और उस पर एक नोट लिख रखा था लाइक 100 बच्चों के चप्पल और 100 बच्चों के कपड़े। एक दीवार फलांग के दूसरी तरफ वहां 2 बड़े बड़े बोरियां पड़ी थी
और एक के ऊपर लिखा हुआ था 100 बच्चों के जूते और 100 बच्चों के कपड़े। तीसरे उसने लिखा हुआ था कि स्टोर में जाएंगे तो आपको ड्रम नजर आएंगे, और एक ड्रम जो है उसके अंदर मैंने बॉडी पार्ट्स छोड़े हुए। Have you noticed one thing? The way he was explaining all these things in very calm और relaxing manner. जैसे कि उसके लिए ये सब कुछ था ही नहीं. He was such an inhuman person. उसको जैसे ये सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. अब ये तो पूरी तरह से क्लियर हो गया था. This is a pre-planned and well-organized crime has been done by जावेद इकबाल. अब पुलिस पूरी तरह से इस केस को लेकर एक्टिव हो चुकी थी. जैसे कि जावेद का 2 बार डिवोर्स हुआ था. That's why he was very lonely person. तो वो अपना बहुत सारा टाइम लाहौर की गलियों में, लाहौर के बाजार घूमने में बिता देता था, जहां पर उसे ज्यादातर ऑर्फन और लावारिस बच्चे मिलते थे. In the beginning, he was very specifically targeting only those kids who does not belongs to anyone. जिनके बेसिकली आगे पीछे कोई नहीं होता, वो ऐसे बच्चों को स्टार्टिंग में टारगेट करता था, ताकि कोई उसको ट्रेस ना कर सके, ना ही कोई मिसिंग रिपोर्ट फाइल करे. जावेद इकबाल ने जितने भी बच्चों को अपने पास रखा, उन सब की उम्र लगभग 6 साल से 16 साल के बीच की थी. वो लिटरली बच्चे थे. इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये पता चला कि ही केम फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड. जावेद इकबाल के फादर का स्टील के पाइप बनाने का बिजनेस था. जावेद इकबाल वाज अ होमोसेक्सुअल पर्सन. ये बात उसके घर वालों को तब पता चली जब जावेद इकबाल खुद 20 साल का था और उस पर एक छोटे बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन लगे. इन हालात के चलते उसके परिवार वालों ने संपत्ति में से उसे हिस्सा देकर परिवार से निकाल दिया. परिवार से अलग होने के बाद जावेद के फादर ने उसको लाहौर के शादबाग इलाके में रावी रोड के पास एक घर लेकर दिया. इवेंचुअली यही घर सारे जुर्मों का ठिकाना बना. बट इन द बिगिनिंग ही यूज्ड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस फ्रॉम हिज हाउस. जावेद ने भी स्टील का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और सिर्फ 16 साल से कम उम्र बच्चों को ही काम पर रखता. उनमें से अधिकतर घर से भागे हुए बच्चे थे या ऑर्फन थे. वो उन्हें रहने की जगह देता, खाने देता और पहनने के लिए कपड़े देता. इनिशियली ही यूज्ड टू ट्रीट देम वेरी नाइसली. वो बेचारे मासूम अनाथ बच्चे इसकी बातों में आ जाते. इनमें से एक लड़का था साजिद, जिसकी उम्र 14 साल थी, जो आगे जाकर जावेद का चेला बना. कुछ वक्त गुजरने के बाद और 2 बच्चे जावेद इकबाल के खास हो गए. ये लड़के सीधे साधे मजबूर दूसरे लड़कों को फंसाकर जावेद के पास ले जाते और फिर जावेद उनके साथ दरिंदगी करता. जैसे जैसे जावेद की उम्र बढ़ती गई, वो और भी ज्यादा हिंसक रूप लेने लगा. जावेद was getting so comfortable and confident with this routine. उसने कभी सोचा नहीं था कि कभी कोई छोटा बच्चा भी उसके लिए खतरा बन सकता है. एक बार जावेद ने लाहौर के बाजार से 2 मसाज करने वाले लड़कों को बुलाया, एंड ऑब्वियसली बोथ आर अंडर 16. देन अगेन उसने बच्चों के साथ ज्यादती की, एंड आफ्टर अब्यूजिंग देम वो सो गया. He was so relaxed and he was so used to do all these things. इसने उस मसाजर के साथ भी ज्यादती की कोशिश की. सो गया. उसके बाद बच्चों ने सोचा कि ये हमारे साथ इसने बहुत ज्यादती की. मैं लाया था कि मालिश के लिए और हम ये कर लिया, पर वो सो गया. तो उन्होंने इसकी वो वहाँ गन पड़ी हुई थी, वो उन्होंने पकड़कर पूरे जोर से इसके सर पर. इसका स्कल और ये जबड़ा, इसका जबड़ा पूरा उड़ गया. अब वो चला गया. ये फिर जनरल हॉस्पिटल में कई माह जेरे इलाज. इसी दौरान जावेद इकबाल की मदर बीमार होती है एंड कुछ ही टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है. दैट टाइम जावेद वाज हॉस्पिटलाइज्ड, विच जावेद रिग्रेटेड डीपली. उसको इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस था कि वो अपनी माँ के आखिर वक्त में उसके साथ नहीं रह सका. कहा जाता है कि इस हादसे के बाद से जावेद इकबाल के अंदर के जानवर ने और ज्यादा हिंसक रूप इख्तियार कर लिया. आगे आने वाले एक इंटरव्यू में जावेद इकबाल ने खुद ही एडमिट किया है कि उसने इतने छोटे मासूम बच्चों को क्यों कत्ल किया, क्या वजह थी, क्या मोटिव था. उसने इस बात का खुद इकरार किया है.
1998 से दिसंबर 1999 के बीच ही उसने ये सारे कत्ल आखिर क्यों किए? बस 1 साल के अंदर 100 से ज्यादा बच्चों का कत्ल। 1998 के स्टार्ट में जावेद इकबाल ने अपने घर के पास एक वीडियो गेम की दुकान खोली। 1998 के दशक में वीडियो गेम शॉप होना एक बहुत ही नई चीज थी, तो बच्चे बहुत इजीली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते। जब उस दुकान पर बच्चे गेम खेलने आते तो जावेद चुपके से पैसे गिरा देता और खुद कॉर्नर के पीछे से छुप कर ये सारा तमाशा देखता रहता। अगर कोई बच्चा उन पैसों को उठा लेता तो फिर जावेद उस बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगा देता। उस बच्चे को डराने धमकाने लगता। बेचारे मासूम बच्चे उसकी बातों में आकर डर के सहम जाते और फिर जावेद उन बच्चों को एक अलग रूम में ले जाता और दुष्कर्म करता और फिर बड़ी बेरहमी से उन बच्चों का गला घोट कर बॉडी को कई टुकड़ों में काट कर एसिड के ड्रम्स में डाल देता, जस्ट टू डिस्पोज द बॉडी एंड वैनिशिंग द एविडेंस। वो याद और निशानी के तौर पर उन बच्चों के फोटोज निकाल लेता। वही फोटोज पुलिस को उसकी दी हुई डायरी में और घर से भी बरामद हुए। ये सारी चीजें जावेद बहुत ही बारीकी और ध्यान से करता था। मोस्ट ऑफ द टाइम जावेद वाज टारगेटिंग ओनली दोज किड्स जो बच्चों की फैमिली या तो कमजोर है या फैमिली ही नहीं है। पाकिस्तान पुलिस अगर चाहती तो जावेद इकबाल को एक सीरियल किलर बनने से पहले ही रोक सकती थी, मगर कुछ पुलिस वालों की पैसों की लालच ने इन्हें अंधा कर रखा था और जावेद इकबाल दुनिया का दुर्दन सीरियल किलर बन बैठा, जिसने 1-2 नहीं 100 से अधिक बच्चों का शोषण और कत्ल किया था। आखिर तक पुलिस जावेद इकबाल को ढूंढने में नाकाम रही, मगर उसके साथ के 4 बच्चों को ढूंढ निकाला जो जावेद के लिए काम करते थे और उन 4 बच्चों में से एक बच्चे ने पूछताछ के दौरान ही छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। फिर कुछ दिनों बाद 31 दिसंबर 1999, अ डे बिफोर चेंजिंग अ सेंचुरी, एक पूरी सदी के बदलने से ठीक एक दिन पहले जावेद इकबाल अपने आप को सरेंडर करता है, मगर पुलिस के पास नहीं बल्कि जंग अखबार के ऑफिस में अपने आप को समर्पण करता है। ऐसा करने के पीछे जावेद के पास एक कारण था। उसे इस बात का डर था अगर वो पुलिस के पास सरेंडर करता है तो पुलिस उसे मार देती, मगर जावेद को चाहिए था फेम, शोहरत, रिकॉग्नाइजेशन। वो चाहता था कि दुनिया उसके बारे में जाने। That is the reason everything was pre-planned by जावेद इकबाल। जावेद इकबाल के आत्मसमर्पण करने के बाद उसका काफी देर तक इंटरव्यू लिया गया, जिस इंटरव्यू ने सबके होश उड़ा दिए। फिर पुलिस इंट्रोगेशन भी हुआ। पुलिस ने जावेद से पूछा, तुमने इतना घिनौना और अमानवीय काम क्यों किया? एट फर्स्ट ही डिनाइड होल थिंग, जैसे उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जब ये काम नहीं किया तो उसने दूसरा झूठ बोला। उसने कहा, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था पाकिस्तान पुलिस को नीचा दिखाने के लिए। जब ये भी काम नहीं किया, then he finally accepted the sole purpose of killing these boys। फिर उसने असल वजह बताई। उसने बताया कि जी मेरी वालदा फौत होगी। मेरे जहन में आया कि ये 2 बच्चों की वजह से जिन्होंने मुझे जख्मी किया और मार दिया और इस हालत पर पहुंचा हूँ। वालदा मेरी जो है अकेली बूढ़ी उधर आती जाती थी, वो उस गम में मर गई। तो मेरी माँ मरी तो उसने मैं फैसला ये किया कि इन बच्चों की वजह से मैं रोया हूँ, मेरी माँ मरी है, मैं रोया हूँ। अब मैं 100 बच्चों की माओं को रुलाऊंगा, इसलिए मैंने 100 बच्चों का टारगेट पूरा किया। जब जावेद को कोर्ट में ले जाया गया, he was not afraid of anything। उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। In fact, he was smiling a whole way, like he did something that he want। He just wanna become a biggest murderer of 20th century। Finally, 16 मार्च 2000 को जज ने डिसाइड किया कि जावेद इकबाल को भी उसी तरह मारा जाएगा जैसा उसने उन बच्चों का कत्ल किया था। He should be strangulated as he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under Section 1002
APPC. After that, a dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his statement. मगर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान हाई कोर्ट के इस फैसले की निंदा दुनिया की बहुत सी कंट्रीज ने की। उन कंट्रीज का कहना था डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जज अपने जजमेंट में आजीवन कारावास और फांसी की ही सजा सुना सकता है। इन सब चीजों के दबाव में आकर जज ने अपना फैसला ऑफिशियली फांसी में बदल दिया। मगर जावेद इकबाल की डेथ ऑफिशियली नहीं हुई। जावेद इकबाल के ठीक जन्मदिन के दिन 8 अक्टूबर साल 2001 की सुबह कोर्ट लाखपत जेल में वहां के कर्मचारियों को छत से लटकती हुई 2 लाशें मिली। ये लाश जावेद इकबाल और उसके साथी साजिद की थी। उसके हाथ पैर नीले पड़ गए थे और उनके शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशानात थे। जेल प्रशासन का कहना था कि उन दोनों ने आत्महत्या की है, जबकि उन दोनों की हालत बता रही थी कि उन दोनों को पीट पीट कर मार डाला गया। जावेद इकबाल के घर से भी उसकी बॉडी लेने के लिए कोई नहीं आया। इनकी मौत की हकीकत आज भी एक मिस्ट्री है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।